हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। ओके, आवाज़ तो आ रही है उनको, मेरे को कम आ रही है थोड़ा शायद। क्यों आ रही है सर? मुझे कम क्यों आ रही है? मुझे कम ना। देखो देखो। ओके ओके, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? साफ आ रही है? यस सर। यस सर। चलो ट्राई करते हैं, सुन तो रहा है। बस शोर मत करो। ओके, आई एम शेयरिंग द पीपीटी। ओके, आई थिंक विजिबल हो रहा है सबको अब। यस सर। यस सर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? सर स्क्रीन थी वो दोबारा चली गई। चली गई। ओके, चलो स्क्रीन तो आ गई, क्वेश्चन भी आ गया। क्वेश्चन क्या है पहला आज का? आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे करने वाले हैं ना। चार्ज पार्टिकल हमने कर लिया था पिछली बार, मोशन वगैरह के बारे में। कोई क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये एंगल थीटा है, इसके एंगल बाइसेक्टर पे ये दोनों वायर हैं, यहाँ से करंट आ रहा है, मान लो ऐसे करंट आ रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है। ये वायर हैं जिनको थीटा एंगल पे बेंड किया गया है, थीटा एंगल पे बेंड किया गया है इनको, और दे कैरी द इक्वल करंट एज शोन इन द फिगर। वन एंड ऑफ द बोथ वायर एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, मतलब ये वाला एंड और ये वाला एंड। वन एंड मतलब दोनों का एक एक एंड इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इन्फाइनाइट वायर है ये। एंड दिस एंगल इज थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है ऑन द बाइसेक्टर एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट क्यू इज, ये पॉइंट क्यू है, डिस्टेंस आर पे, यहाँ पे आपको बताना है बी का वैल्यू कितना होगा। बी एट ओ पॉइंट विल बी हाउ मच? तो ये ट्राई करो सब लोग, क्या आंसर आता है आप लोगों का?
हाँ ले रहा हूँ। सर आंसर क्या है इसका? इसका आंसर जो आ रहा है वो है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू टेन 5/4 ऐसे कुछ आ रहा होगा, 10 या कॉट पाई/4 माने थीटा/4 सॉरी। यस सर, हो गया। ओके Done, sir. डन। इसका जो आंसर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू नॉट आई भाई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू यहाँ पे लिखा 1 + cos θ/2 यानी 2 cos² θ/2 हो जाएगा, तो कॉट थीटा सर बाई कॉट थीटा बाई टू। 4 हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, आया सबका आंसर? Sir, नहीं आया। नहीं आया? ट्राई कर रहे हो भी या बताऊं? सर बता दीजिए। बताओ शामिल आपने कैसे किया? सर 2 लाइन्स हैं और पॉइंट ओ पे निकालना है, तो हम एक लाइन पे निकाल लेंगे और उसे डबल कर लेंगे। तो एक लाइन पे निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ1 प्लस θ2। यहाँ पे डी आ जाएगा। हाँ यहाँ पे यहाँ डी। पे आर की जगह डी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेंस दूसरे में है। θ1 90 हो जाएगा और जो θ2 है वो π/2 माइनस θ/2 हो जाएगा। ओके, आपने इसको ज्वाइन किया, ये वाला आपका इन्फिनिटी पे है तो ये आपका डी आएगा, दिस इज आर, दिस इज θ/2। तो ये एंगल आपका φ1 है या θ1 है, और दूसरा वाला जो होगा वो इन्फिनिटी पे जाएगा, वो θ2 वो 90 डिग्री होगा। ऐसे करते थे ना हम लोग क्वेश्चन जब वायर में निकालते थे, Yes. तो वही किया यहाँ पे भी। θ1 और θ2 चाहिए था हमें, और डी चाहिए ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे डी जो है वो तो ये आ जाएगा इस ट्राइंगल से, ये आर है और डी है और θ/2 है, ये ट्राइंगल है आपका। उस ट्राइंगल से हमारा θ/2 और आर में रिलेशन आ जाएगा, और फिर साइन θ1 आपका जो होगा 90 माइनस θ/2 हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल में, 90 माइनस θ/2 हो जाएगा ये साइन θ1। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे साइन की जगह पे कॉस हो जाएगा ये, नाइन्टी माइनस θ/2, और ये θ2 जो है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये पुट करेंगे, डी आपका जो होगा इस ट्राइंगल से आ जाएगा। तो निकाल के देखो सब लोग आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। इस वायर के कारण फील्ड आ जाएगा ये, ऐसे फिर इसके कारण निकाल लेंगे। ऐसा फील्ड आ रहा है, यहाँ पे डॉट आ रहा है दोनों का। क्या होना चाहिए? 4 pi d डी स्क्वायर। square। नहीं, ऐसा कहाँ फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला देखा तुमने? यही तो होता है फॉर्मूला। Sir, not 4 pi d square। क्या बोल रहे हो? म्यू नॉट
So बोलो mu बोलो क्या naught बोल by रहे हो? 4 pi tan theta by r square. वो तो अलग फॉर्मूला है ना, उसके लिए थोड़ी है, वो तो एक एलिमेंट के लिए होता है, तो हमने उसके लिए निकाला था ना, अगर हमारी वायर पूरी है, इंटीग्रेट करके निकाला था हमने, थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट किया था। Yes, sir. ये तो इसको ड्राइव, ये तो बेसिक फार्मूला है जो आप तो वो बायट सर्वोट लॉ बता रहे हो, ऐसे करके बता रहे हो ना आप तो, Okay, sir. ये बोल रहे हो आप, ये तो बायट सर्वोट लॉ है ना, हमने फिर इंटीग्रेट कर लिया था ना यहाँ पे पूरा, इंटीग्रेट करके ये Yes, आया sir. था हमारा, उसको यूज़ करना है यहाँ पे सीधा। ठीक है, तो ये डन। इसमें अगर हम पे ऑप्शन दिए होते चार, तो हम ये भी कर सकते थे यहाँ पे कि हमें इन्फाइनाइट वायर का पता है, तो यहाँ पे अगर मैं थीटा को 180 डिग्री पुट कर दूँ तो वो आ जाएगा स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला। यस थीटा सर। को है ना 180 डिग्री पुट करें तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 4 हो जाएगा 45 डिग्री, यस तो कॉट आपका 1 हो जाएगा। इसमें कर्सर रुक के चल रहा है, पता नहीं कॉट, थीटा बाय 4 आपका जो है 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, ये म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, यही फॉर्मूला होता है आपका स्ट्रेट वायर के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए। तो वहाँ से हम चेक भी कर सकते थे, अगर हम पे चार ऑप्शन होते तो वैल्यू मैंने एक्सट्रीम केस चेक कर सकते थे कि उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ओके। Yes, sir. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक वायर है विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, a conducting wire is bent in the form of the parabola of equation y square equal to 2x, in the form of parabola y square equal to 2x, carries a current I equal to 2 ampere, as shown in the figure. Wire is placed in a uniform magnetic field, ये x axis है, ये y axis है, wire is placed in a uniform magnetic field B इक्वल टू, उसमें कुछ ये I इक्वल टू 2 एम्पियर था, ये B इक्वल टू -4k टेस्ला। तो आपको बताना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, इसमें कुछ और दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है शायद कुछ, conducting wire is bent in the form of parabola, carries a current I equal to 2 amperes on the figure, wire is bent in the uniform magnetic field, this magnetic force on the wire is, I think ये लेंथ, ये एक पॉइंट दिया हुआ है शायद, एक्सट्रीम पॉइंट ये दिया मान लो 2,0, क्योंकि वायर की लेंथ पता होनी जरूरी है ना इसमें, तभी फोर्स निकालोगे आप। सर आंसर 32 है।
32, हाँ ऑप्शन में है 32, ऑप्शन में 32 भी है। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर क्या है। यस सर। 32 आ रहा है। यस 32 क्या आई कैप जे माइनस 32 आई कैप है एक, और एक 32 आई कैप है। सर ओनली आई कैप, 32 आई कैप। 32 आई कैप, ओके हाँ सही है, 32 आई कैप आएगा। कल पढ़ा था हमने आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंथ होगी वो हम यहाँ से यहाँ तक से जोड़ देंगे वायर को, तो ये वाली लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा मेरे ख्याल से ना। तो जो लेंथ होगी वायर की वो -2 होगा ये, तो आपकी जो लेंथ आएगी वो 4 आ जाएगी। यहाँ पे आई आपका 5 दिया हुआ है, 4 आ रही नहीं आ रही है, 5 आई 2 दिया रहा। आई 2 दिया हुआ है। अच्छा L4 आया, आई आपका 2 दिया हुआ है, P आपको दिया हुआ है -4 कैप, K आएगा। और ये लेंथ आपकी जो आएगी, ये लेंथ को क्या लिखेंगे हम, माइनस जे वेक्टर, माइनस जे। -4J, तो -4J आ गया ये, और ये K आ गया, तो बस मल्टीप्लाई करनी है आपको। ठीक है, आई होप क्लियर है सबको, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमने कल पढ़ा था ना कि हमारी जो वायर होती है अगर रैंडम शेप की होती है तो उसको हम फोर्स निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल एंड को जोड़ देते हैं। अगर ऐसे शेप की वायर होती है, इस पर फोर्स निकालना है तो हम इसको जोड़ देते हैं। तो जो फोर्स इस पे आएगा वही इसके, इस वायर पे जो फोर्स आएगा वही इस पे आएगा जो हमने जोड़ा है इसको। एक अगर वायर मान लें ऐसी स्ट्रेट वायर, इस वायर पे जो फोर्स आएगा वही इस पे आएगा। तो यहाँ पे जो वायर थी वो Yes. ऐसी थी, तो उसको हमने एंड पॉइंट को जोड़ के ऐसे ऐसे कर दिया। तो जो इस पूरी वायर पे फोर्स निकालने की बजाय हम इस पे फोर्स निकाल रहे हैं। Yes. ठीक है, तो इस पे जो फोर्स आएगा वो कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे है ना, आई एल क्रॉस बी करोगे। बी तो आपको पता है, आई आपको पता है, एल आपका 4 हो जाएगा ये पैराबोला की वो यूज करके कोऑर्डिनेट वगैरह निकाल के। Yes sir. ठीक है Okay sir. ओके, तो और किसी को डाउट तो नहीं है इसमें कुछ? आगे चल रहा हूँ फिर मैं, अगर डाउट नहीं है यहाँ पे। ये ले लेते हैं पहले, ये वाला क्वेश्चन देते हैं पहले, कहाँ गया। ये क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर है लेंथ L,
A conductor of length L is placed. यार बड़ा रुक रहा है तो of length L is placed. Length L is placed perpendicular to horizontal magnetic field B. Horizontal magnetic field B. Suddenly a certain amount of charge is passed through it. चार्ज पास करेंगे तो मतलब करंट आपने प्रोड्यूस किया, करंट प्रोड्यूस करेगा तो फोर्स लगेगा, है ना, फोर्स लगेगा। तो ये कह रहा है इट इज फाउंड टू जंप to a height h, the amount of charge that passes through the conductor is. ऐसे ऑप्शन है, मैं एक ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऐसे ऑप्शन M root 2 GH upon LV. m root 2gh अपॉन LB ऑप्शन में तो है, चेक कर लेते हैं एक बार। करेक्ट।
मैंने अंदर रूट 2GH आ रहा है बस ऑप्शन में, सेम ऑप्शन है Yes, लेकिन अंदर और सब रूट। सेम। ओके, यस सर। चलो अभी पूछता हूँ आप लोगों से, मैंने बाकी लोग भी सोच लो। वैसे क्या है हिंट, क्या है क्वेश्चन का, हिंट दे दो। आप लोगों ने क्या कैसे सर? किया, आप लोगों ने कैसे किया, हिंट बता दो बस एक बार बाकी लोगों को। मैंने इम्पल्स से किया। ठीक है, इम्पल्स आप लोगों को पता है चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम यानी फोर्स इनटू टाइम, ये हिंट यस है। सर, उससे जर्क लगेगा इसमें। जर्क लगेगा तो उससे वेलोसिटी आएगी, और फिर तो आपको पता ही आगे क्या करना होता है। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी टॉप पे। इनिशियल वेलोसिटी अगर आपने निकाली तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as यूज कर सकते हो, तो एच आ जाएगा वहां से। ठीक है, तो बाकी लोग भी ट्राई कर लें, 2-3 मिनट और देख लेते हैं। आई थिंक हिंट क्लियर हो गया सबको क्या करना है। करंट जब पास होगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स के कारण इम्पल्स निकालेंगे एफ इंटू डी टी करके, उससे चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। इनिशियल मोमेंटम जीरो है यानी मोमेंटम आ जाएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। और बस उसके बाद फिर आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे सडनली चार्ज पास हुआ है, तो ये जो टाइम है बहुत कम मानेंगे हम लोग। तो जो चार्ज पास हुआ है बिल्कुल बहुत कम टाइम में पास हुआ, तो उसके कारण जो भी फोर्स रहेगा वो इंस्टेंटेनियस फोर्स होगा, तो इनिशियल उससे वेलोसिटी वहां से आ जाएगी। बस उसके बाद फिर हमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यूज करना है। ठीक है, सब लोग कर लो 2 मिनट और ट्राई करो एक बार निकालने का। इसका वी अगर आपने निकाल लिया तो वी जीरो होगा, एक्चुअली ये यू होगा इनफैक्ट, तो जीरो होगा वेलोसिटी यहाँ पे। हाइट एच है ये, तो वी कैन राइट वी स्क्वायर तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH होगा मैग्नीट्यूड की बात करें तो। और यहाँ से एच आ सकता है, या यहाँ से रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन हमारा यहाँ से आ सकता है, और एफ आपका जो होता है वो IBL होता है। ट्राई करो यहाँ से। ये पॉइंट नहीं बोलने का, सडनली अ चार्ज इज पास्ट। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया।
आई इंटू टी जो होगा वो चार्ज हो जाएगा। Yes, sir, done. डन, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे? नहीं है, सबने कर लिया है ना? Yes, sir. ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये जो है कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल, मतलब इसका लेंथ एल है और ये एक सरफेस है। तो ये रॉड है, आगे को आपको साइड दिख रहा है इसका गोल वाला। कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल है, लेंथ एल मास एम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ओहो, लेंथ एल मास एम इसका, मूविंग डाउन ऑन अ स्मूथ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन एंगल थीटा लिखा ही हुआ है यहाँ पे, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v दिया हुआ है। करंट I is flowing in the conductor in the direction perpendicular to the plane paper inward। उसमें करंट फ्लो कर रहा है अंदर की साइड को, ठीक है। करंट इज I in this, इनवर्ड द प्लेन, ठीक है। तो उसमें करंट I फ्लो कर रहा है। तो आपको बता, एक वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड B है, वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट हियर इन द स्पेस। तो आपको बताना है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज B इक्वल टू हाउ मच, ये आपको बताना है। B का वैल्यू कितना होगा? सर आपने क्या बोला था अभी? मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। कंडक्टिंग रॉड है, लेंथ L है इसका और मास M है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है इस प्लेन पे, और यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा है इनवर्ड द प्लेन, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि वर्टिकली अपवर्ड है, ये मैं दिखा रखा है यहाँ पे। तो आपको उसकी वैल्यू बतानी है कि B की जो वैल्यू है वो कितनी है, और ये प्लेन जो है ये स्मूथ है। आपको बताना है B का वैल्यू कितना है। आई थिंक क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है। mg tan theta upon IL।
एक मिनट, mg tan theta upon il is the right answer, correct. निकालो बाकी लोग भी। डन हो गया, Yes. ओके। यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएंगे तो सबको पता है ये mg cos थीटा इधर को आता है, सॉरी साइन थीटा आता है इधर को, और नीचे को mg cos थीटा आ जाएगा। ओहो पेन, ये तो होगा ही होगा, उसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, ये फोर्स आ गया, फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पे। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स आएगा, करंट फील्ड फोर्स किधर को आएगा, फोर्स ये करंट अंदर को है, फील्ड ऊपर को है, फोर्स किधर को आ रहा है, बैकवर्ड। ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, ये सही है 1 वाला है 2 वाला, 1 1 वाला सही है। क्यों सही है 1 वाला, परपेंडिकुलर होने चाहिए बी और आई के। बिल्कुल बी के परपेंडिकुलर, Yes. बी के परपेंडिकुलर 1 वाला बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, तो 1 वाला केस सही है। और वैसे भी राइट हैंड थंब रूल वगैरह से निकालोगे तो आ जाएगा वो। तो ये आपका फोर्स आया BIL। अब ये फोर्स जो है आपस में बैलेंस कर रहे हैं, तो अगर ये बैलेंस कर रहे हैं तो यू कैन इक्वेट द फोर्सेस, तो वी कैन इक्वेट द दिस कंपोनेंट्स। BIL का यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट BIL cos थीटा हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा mg sin थीटा इक्वल टू BIL cos थीटा, क्योंकि A 0 है, दैट मीन्स फोर्स इज 0। तो यहाँ से हमारा क्या निकालना था, मैं आई निकालना, बी निकालना था, बी हमारा आ जाएगा mg sin थीटा mg sin थीटा अपॉन में IL cos थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा, ये पेन में गड़बड़ है। आई थिंक समझ में आ रहा है सबको। Yes. IL cos थीटा, तो tan थीटा बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं, तो इजी था क्वेश्चन, इसमें कोई टफ नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं डिफरेंट टाइप के, तो
वो हम सॉल्व कर सकते हैं, डरने वाली बात नहीं है। केवल आपको फोर्स की एक बार डायरेक्शन आ गई, फिर आपका ये क्वेश्चन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन बन जाता है उसके बाद, तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो अगले क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं, अगर सबको ये क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है कि एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क है नॉन कंडक्टिंग, इसका रेडियस r है। इट इज चार्ज यूनिफॉर्मली ओवर वन साइड charge uniformly over one side with surface charge density sigma। ठीक है, तो पूरा लिख रहा हूँ, आपको पता है सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। इट रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विद ओमेगा, rotate about its axis with omega। ठीक है, तो फाइंड B at the center, find magnetic field at the center। तो कौन सी एक्सिस, सरफेस के परपेंडिकुलर या डायमीटर के लॉन्ग? हाँ, तो उसमें लिखा नहीं हुआ उन्होंने, ये लिखा है नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस आर चार्ज यूनिफॉर्मली रोटेट अबाउट इट एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है, जो क्वेश्चन बन सकता है ये बन सकता है कि ऐसा होगा ये एक्सिस सरफेस के परपेंडिकुलर ना तो सरफेस से परपेंडिकुलर। हाँ ठीक है, तभी बन पाएगा ये। बस। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा आंसर? फिर अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा आंसर? इसमें 0 आएगा। चलो करके देखो एक बार। सर लास्ट क्वेश्चन में एम डी साइन थीटा बी आई एल कॉस थीटा को बैलेंस क्यों कर रहा था? सर एम डी लिखा साइन हुआ थीटा था। ज्यादा होना चाहिए, क्यों? सर वो नीचे की तरफ आ रहा है ना। लेकिन कांस्टेंट स्पीड से भी आ रहा है ना, नीचे तक तो आ रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से लिखा हुआ है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसका मतलब 40 है नेट। शुरू में उसने कैसे गेन की ये नहीं पूछ रहा ना उससे, कि शुरू में हो सकता है आपने धक्का दिया उसको या कुछ किया हो, लेकिन अब तो बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट 40 है, इसलिए सारे 40 होंगे आपस में। ओके सर। ठीक है,
सर हाफ म्यू नॉट सिग्मा आर ओमेगा। चलो चेक कर लेते हैं जरा। तो ये क्वेश्चन कई किताबों में वैसे ओरिजिनली ये इरोडो का क्वेश्चन है, लेकिन इतना टफ नहीं है। लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 246, हाफ म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर, ये लिखा हुआ है। इतना है आपका? यस सर। तो इस केस में कितना आएगा आंसर? ये 0 आएगा, नहीं आएगा? समझ में आया 0 क्यों आएगा? कुणाल समझ में आया 0 वाला? सोच रहा हूँ सर। सोच रहे हो अभी? जैसे आपने ये ड्राइव किया वैसे सोचो ना। करंट 0 होगा सर इस केस में? हाँ, मैंने आर तो है ही नहीं ना यहाँ पे। जब ऐसे घूमेगा, थिन अगर है मान लो ये, तो 0 ही हो जाएगा, आर वगैरह तो कुछ होगा ही नहीं। सर अगर मैं एक इसके पेरीफेरी पे मतलब इसके कहीं भी इसको मारोगे? वो लूँ। हाँ, हो सकता है, सही बोल। यस सर, वैसे कर सकते हैं ना। ठीक। पर यहाँ पे इंटीग्रेशन बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि रिंग का साइज ही बढ़ रहा है। हाँ, आपको यहाँ पे जो लेना पड़ेगा, फिर एलिमेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे। यस सर, करंट 0 नहीं है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो निकालना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है यहाँ पे, है ना? बोथ कैन बी द क्वेश्चन। यस सर। चलो तो पहले ये वाला इजी वाला देख लेते हैं क्या है। इसमें एंगुलर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, जिस तरह के इंटीग्रेशन एसरो में किए हुए हैं स्फीयर टाइप। उस टाइप का करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं, तो इजी है। इसमें आपको यहाँ पे करंट की, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होता है म्यू नॉट आई बाय 2r होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो डिफरेंट डिफरेंट आर पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है या करंट डिफरेंट है। तो एक पर्टिकुलर आर पे अगर मैं देखूँ
तो करंट अगर मैं निकालूं तो आई कितना होगा मेरा, क्यू बाय टाइम पीरियड, और क्यू कितना होगा यहाँ पे, क्यू होगा सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। अब एरिया कितना होगा इसका, पाई आर। नो, किसका एरिया, रिंग इसका लेना पड़ेगा ना आपको, जो आर डिस्टेंस पे ये रिंग बनाई है आपने, 2 पाई आर डी आर। 2 पाई आर डी आर, ये लेना पड़ेगा आपको। पाई आर स्क्वायर नहीं ले सकते ना, पाई आर स्क्वायर लेंगे तो फिर तो आर डिफरेंट डिफरेंट है, फिर इंटीग्रेट कैसे करोगे, आर तो सबका अलग अलग होगा पाई आर स्क्वायर में। तो आपको एक रिंग मानना पड़ेगा, रिंग का आर फिक्स है, एक आर कांस्टेंट है उसका। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो तब आप वैल्यू पुट कर सकते हो ना, आपकी वैल्यू यहाँ पे जो आएगी म्यू नॉट आई की जगह वैल्यू ये आ जाएगी, और आर की जगह यहाँ पे 2r आएगा। अगर आप यहाँ पे पाई आर स्क्वायर पुट करोगे तो फिर यहाँ क्या रखोगे, यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 पाई आर डी आर, तो ये डी बी आएगा, इनफैक्ट डी बी आएगा ये। इसको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। तो ये इसमें आर वेरिएबल है क्योंकि, तो आर को इंटीग्रेट करना है आपको। तो देखो आंसर क्या आ रहा है इसका, वी आर अप। आ रहा है। यस सर, 2 पाई अपॉन टी को हमें वाले लेंगे। हाँ, 2 पाई अपॉन टी जो है ओमेगा होता है हमारा, 2 पाई अपॉन टी जो हमारा ओमेगा होता है। पानी के लिए सही, एरिया कैसे निकाला हमने? एरिया कैसे निकाला है, ये आपने 11th क्लास में नहीं किया, जो आपने वो निकालेंगे सेंटर ऑफ मास वगैरह, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब नहीं देखा तुमने। एलिमेंट जो हम लेते हैं एक, उसका एरिया कैसे लेते हैं, अगर रिंग ले हम यहाँ पे। क्वेश्चन नहीं किया आप लोगों ने 11th क्लास में, 11th में काफी है इंटीग्रेशन में। सही, बार आप बता दीजिए। यहाँ पे अगर आप ये रिंग लोगे एक, इसकी थिकनेस, ये आर डिस्टेंस पे आपने रिंग ली, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी लोगे, माइनस करेंगे। डी आर लोगे, नहीं ऐसे नहीं करते, थिकनेस यहाँ पे डी आर लेते हैं इसकी रिंग का, है ना, बहुत पतला रिंग होता है ये, थिकनेस इज डी आर सपोज, ठीक है। तो ये ऐसा एक रिंग बन गया पूरा, इस रिंग का एरिया चाहिए मुझे, मतलब इस पोर्शन का मैं शेड करता हूँ। तो इसका अगर मैं काट दूं, अगर मैं इसे काट दूं रिंग को तो क्या बनेगा, काट के अगर मैं इसे खोल दूं तो क्या बनेगा, ये एक स्क्वायर और रेक्टेंगल बनेगा। यस इसको अगर मैं ऐसे काट दूं, लेंथ कितनी होगी इसकी, सर, पाई आर। ओके सर, 2 पाई आर, और थिकनेस कितनी होगी, टी आर, डी आर। एरिया कितना आएगा, 2 पाई आर डी आर, ठीक है। ओके सर। तो आंसर निकाला सब लोगों ने, आंसर निकला नहीं निकला, निकल गया आंसर। बाकी लोग नहीं बोल रहे कुछ भाई, बाकी लोगों ने निकाला हाँ या ना तो बोलो, तो मैं नहीं है तो मैं निकालूं, और है तो आगे चले, निकाल रहा हूँ। निकाल रहे हो अभी, यस सर। ठीक है 2 मिनट और ले लो फिर।
जो आपने दूसरा केस लिया था उसमें फिर जीरो होगा नॉन जीरो होगा सेंटर पे? नॉन जीरो होगा। सर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? निकालना हो तो फिर आपको यहाँ पे एक एलिमेंट मानना पड़ेगा कहीं पे, मतलब एक एलिमेंट माना, ठीक है। इस एलिमेंट में ये चार्ज होगा, तो इस एलिमेंट इसको जो घुमाओगे तो ये डिस्क की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे, इसके अबाउट जब घुमाओगे तो ये, यस। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे कितना होगा, है ना। और फिर ऐसे ही सारे एलिमेंट के लिए इंटीग्रेट करते जाओगे, मतलब किसी जगह पे निकालना पड़ेगा फिर आपको, मतलब अपने सेंटर पे निकाला सपोज, तो इसके एक्सिस पे निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऐसे आप सारे एलिमेंट के कारण निकालोगे, अगले एलिमेंट के कारण, फिर अगले एलिमेंट के कारण, मैंने इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, तब जाके यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगा कहीं पे सेंटर पे, ठीक है। तो एक एलिमेंट के कारण यहाँ पर, और फिर पूरा इंटीग्रेशन फ्रॉम हेयर टू हेयर सारे एलिमेंट का, क्लियर। पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव जब आईआईटी होता था, अब तो इतने नहीं आते। पहले अगर डायरेक्ट यही क्वेश्चन दिया होता तो हमें करना पहले यही वाला क्वेश्चन पड़ता। हाँ, उसके बिना आप मुश्किल होता है आपको डायरेक्ट निकालना। उससे पहले रिंग का निकालना और डिस्क का निकालना पड़ता पहले। बिल्कुल, क्योंकि डिस्क की तरह बिहेव करेगा वो। यस सर्फेस पेयर का। बिल्कुल, या तो आप डिस्क का निकालते या आप रॉड का निकालते पहले, कि रॉड को आपने रोटेट किया, और रॉड का रोटेट करने के कारण कितना फील्ड होगा। डन। ओके, सबका हो गया या बताना है कुछ? हो गया, चलो फिर आगे चलते हैं। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इंटीग्रेशन देख लेते हैं। जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2014। ये बोल रहा है कि ये क्वेश्चन कई कई और किताबों में भी है। लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लियरली बाउंड ऑफ एन स्पाइरल। इसको स्पाइरल बनाया आपने, ऐसा वाला स्पाइरल, ठीक है। तो इट इज अ स्पाइरल ऑफ एन टन्स, स्पाइरल ऑफ एन टन, टोटल नंबर ऑफ टन एन है इसमें, कैपिटल एन। स्पाइरल हैज इनर रेडियाई, ये यूनिफॉर्म है स्पाइरल, इसकी इनर रेडियस जो है वो ए है, आउटर रेडियस जो है वो बी है। Spiral lie in the xy plane. Spiral lie in the xy plane and steady current I flow through the wire. डायग्राम भी बना रखा है। स्टडी करंट I फ्लो इन द स्पाइरल, करंट यहाँ पे I है। तो आपको बताना है Z कंपोनेंट एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द स्पाइरल ऑफ द स्पाइरल, बी जेड एट सेंटर। ये कितना होगा? ये आपको दिया होगा सब कुछ।
म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 b माइनस ए इंटू एल एन बी बाई ए। ln b, ln के अंदर क्या है? बी अपॉन ए। b अपॉन a, a यानी आपका फर्स्ट आंसर आ रहा है। लेट अस चेक। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? A, yes, correct. Spiral. किया सब लोगों ने? हिंट देता हूँ मैं आपको, इसमें भी वही करना पड़ेगा आपको। एक इसको भी डिस्कस जूम करेंगे। हाँ, पहले पोर्शन के कारण आपको निकालना पड़ेगा फील्ड। एक पर्टिकुलर पोर्शन के कारण कितना फील्ड आ रहा है। ओहो, मिट गया पूरा इस पर भी। तो एक पोर्शन के कारण पहले फील्ड निकालना पड़ेगा। पोर्शन के लिए आपको एक आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एलिमेंट मानना पड़ेगा। उसके अंदर कितना वायर है, कितना करंट है, उसके अंदर कितना वायर है, कितना करंट है, वो हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपने आर डिस्टेंस पे कोई एलिमेंट लिया सेंटर से, तो यहाँ पे एक आप जो डिस्क बनाओगे उसके अंदर कितना करंट आ रहा है,
मतलब हमने कुछ थिकनेस की डिस्क बनाई तो उसके अंदर कितनी वायर आ रही है उससे अकॉर्डिंग मतलब कितने लूप आ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा बेसिकली। तो मान लो ये डी आर थिकनेस का लूप है तो कितनी वायर आएंगी इसमें अगर डी आर थिकनेस का लूप होगा। ये आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का लूप मान लिया आपने। अब देखो इसकी जो इनर रेडियाई है वो ए है और आउटर रेडियाई बी है, तो वी कैन राइट कि बी माइनस ए डिस्टेंस पे कितने लूप हैं इसके अंदर, n एन है। तो एक पे 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर में कितने होंगे, एन बाई बी माइनस ए, यस है ना। तो डी आर में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो ये आपके लूप आ गए, तो उससे आपका फिर अब मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लो इसके कारण सेंटर पे कितना होगा, तो बी आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। तो आर तो आर ही रहेगा, आई की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ लूप, मैंने एन नंबर ऑफ टर्न आ जाएंगे जितने इसके टर्न होंगे। तो एन आप निकाल चुके ऑलरेडी, ये जो आपने निकाला नंबर ऑफ टर्न नहीं निकाले आपने, दिस थिंग इज एन, तो वो यहाँ पुट कर देंगे एन, तो आपका फिर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा डी बी। फिर इसे इंटीग्रेट कर लेंगे आर को फ्रॉम ए टू बी, तो उससे कुछ आ जाएगा। देखो सब लोग ट्राई करके। सब लोग ट्राई करो। दिस इज द आंसर। आ रहा है आंसर? यस एक मिनट। म्यू नॉट कांस्टेंट होगा, आई कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, 2 का बाहर कर देते हैं, एन बाय आर बचा अंदर। एन की वैल्यू कितनी आ रही है, एन, बी माइनस ए बाहर आ जाएगा, डी आर बाय आर बचेगा अंदर। लिमिट फ्रॉम ए टू बी। ओ कैसा पेन है ये, ठीक है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आंसर आ रहा होगा सबको, ठीक, डन, यस सर। ओके। तो ये जेई एडवांस में था क्वेश्चन। सर जैसे सर ये आर की जगह बी माइनस, आर की जगह एल एन आर आ जाएगा इंटीग्रेशन। बी माइनस, हाँ क्या बोल रहे हो, आर की जगह क्या आएगा, बी माइनस ए है ना। कहाँ पर, यहाँ पर तो बी माइनस ए है, बाहर तो अंदर ये इंटीग्रेशन में बोलो, यहाँ ये करा है, सब बाहर। यहाँ तो बी माइनस ए आएगा ना। यस ओके सर। ये तुमने ये वाली वैल्यू पुट करी ना यहाँ पे, कौन सी वाली, ये वाली एन की जो वैल्यू है ये वाली। यस क्लियर हो गया। हाँ कुरान कुछ पूछ रहे थे आप? बस सर जैसे सर ये जो स्पाइरल हमने माना है, ये माना है कि ये बहुत टाइटली बाउंडेड है, और अगर ये अगर स्पाइरल टाइटली बाउंडेड नहीं होता जैसा आपने बनाया है वैसा होता, फिर तो हमें समेशन करना पड़ता, क्योंकि तब वहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता, डिस्क्रीट वैल्यू लेनी पड़ती। हाँ तो तब भी आंसर लगभग यही आता समेशन में भी, मैंने उसमें ये होता बस कि आपके डिस्क्रीट वैल्यू आती है तो फिर एवरेज उतना नहीं आता। अभी तो एक एवरेज वैल्यू आ गई नहीं है, और सब पूरी रिंग भी नहीं होती फिर तो। हाँ बोल सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि टाइटली बाउंडेड, हाँ लिखा हुआ है क्लोजली बाउंड, तो रिक्वायर्ड है वो।
सही बोल रहे हो, ठीक है। तो आईआईटी ने लिखा था क्लोजली बाउंड। ये इरोडो का क्वेश्चन भी आई थिंक। अगर सर टाइटली बाउंडेड नहीं होता तो फिर तो इसको अलग अलग सेगमेंट में बांटना पड़ता। तो पहले जहाँ पे कंप्लीट सर्कल हो रहा है उसका 3/4, फिर जहाँ से उसका रेडियस खत्म हो रहा है वहां से दूसरे का सेंटर है, वहां से 3/4, ऐसे करना पड़ता समेशन। हाँ, फिर डिस्टेंस भी अलग अलग होता तो फिर वो आपको अलग अलग वो लेके आर, मैंने आर की एक वैल्यू निकालनी पड़ती है आपको कि आर मान लो आपका वेरी कर रहा है, आर इज जो नेक्स्ट आ रहा है वो आर प्लस डेल्टा आ रहा है। जैसे और उसे इंटीजर कर देते हैं, ऐसे मतलब रियल नंबर। हाँ, फिर आपको ऐसा कुछ करना पड़ता है कि सिग्मा करके ऐसे करके फिर करना पड़ता है ना, 1 से लेके n तक ऐसे कुछ। ठीक है। तो इसलिए जेई वालों ने लिखा हुआ है, इरोडो में लिखा हुआ है, इरोडो में क्या लिखा है, टाइटली बाउंड लिखा है 3.67 इंसुलेटेड फाउंड दिस स्पायरल टाइट टर्न, यहाँ भी टाइट लिखा हुआ है, तो वो रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, मैंने जितना आप टाइट से दूर जाते जाओगे उतना वो वेरिएशन आता जाएगा, थोड़ा गलती बढ़ती जाएगी बस। ओके, तो दिस वाज द क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पहले ये कर लेते हैं, चलो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है बहुत, इरोडो का भी है और अब तो ये मेडिकल में भी आ चुका है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि आई थिंक जेई में आया है, जेई मेंस में। ये कह रहा है कि एक सर्कल के अंदर पॉलीगन है एन साइड वाला, ठीक है, एन साइड है इसकी, रेगुलर पॉलीगन है, ऐसा कुछ है, और इसकी साइड एन है, रेगुलर पॉलीगन विद साइड एन। रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड एन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो ये सर्कल रेडियस आर के अंदर इंस्क्राइब किया गया है, दिस रेडियस इज आर। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगन, यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें, इफ करंट आई इज फ्लोइंग इन द पॉलीगन तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, तो बी एट द सेंटर कितना होगा ये बताना है। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा होगा, टेन थीटा करके कुछ आ रहा होगा मेरे ख्याल से, हो गया थीटा बाई एन ऐसे कुछ करके निकाल लिया आपने। मेरा म्यू नॉट आई एन साइन पाई बाय एन अपॉन 2 आ रहा है। डी डिस्टेंस सही लिया है, यहाँ पे डी जो होगा वो आर के बराबर नहीं आएगा, ये ध्यान दिया है। तो आपने आर पे कौन सा वाला बनाया है? आर तो सर्कल का रेडिया ही है, सर्कल में इंस्क्राइब किया गया है। So mu naught ni upon 2 pi r tan pi by n। मैं देख रहा हूँ अभी आंसर का इसका, 220 इरोडो में देख रहा हूँ, पीछे 220। 10 पाई बाय आ रहा है। हाँ, इसका आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है आप लोगों का। म्यू नॉट आई एन 10 पाई बाय एन अपॉन 2 आर। हाँ सही है, मेरे को लिखा हुआ है एन म्यू नॉट आई 10 पाई बाई एन
अपॉन 2 पाई आर। ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे वही करना है, स्ट्रेट वायर का जो फॉर्मूला वो लगाना है आपका। मतलब ऐसे पॉलीगन है, पहले एक वायर के कारण सेंटर पे निकाल लो। तो सेंटर पे जो एंगल ये सबटेंड करेगा, अगर ये एन साइड का पॉलीगन है तो एंगल सबटेंड कितना करेगा यहाँ पे? 2 पाई बाई एन। 2 पाई बाई एन करेगा। लेकिन हमें क्या रिक्वायर होता है? थीटा 1 और थीटा 2 चाहिए होता है हमें ना। तो हम इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पहले, तो सबसे पहले तो हमें जो एंगल चाहिए वो थीटा 1 और थीटा 2 चाहिए। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाई एन आ जाएगी। यस पाई बाई एन आ जाएगी। बस अब आपका फॉर्मूला है सेंटर पे क्या, वो स्ट्रेट कंडक्टर का क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। बस थीटा 1 थीटा 2 आपको पता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आर जो है, ये आपको आर देखना पड़ेगा कि आर आपका कितना होगा यहाँ पे, डिस्टेंस मतलब। डी लिख देता हूँ मैं, आर नहीं लिखता क्योंकि आर तो रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे। इसको हम डी कर लेते हैं। आर कॉस पाई बाई एन हो जाएगा। हाँ, आर का जो वैल्यू है डी ये होगा हमारा, ये डी है और ये आर है। तो आर कॉस पाई बाई एन इज डी। पाई बाई एन इज इक्वल टू डी है। तो यहाँ से डी का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, और साइन वाइन का वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो 10 आ जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन ये सब आ जाएगा। और एन नंबर ऑफ वो हैं, तो एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। एन वायर है आपकी ऐसे, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर लिमिट निकालें तो लिमिट आती है आप लोगों को निकालनी? सर कितनी वैल्यू आएगी? मतलब वाला किस बन जाएगा सर पर बोला? सर्कल बन जाएगा है ना। तो देखो आ रहा है म्यू नॉट, सर्कल में म्यू नॉट आई बाई 2 आर आना चाहिए। आ जाएगा इधर भी। ये बनेगा सर आ रहा है। आ रहा है वही। यहाँ पे 2 पाई आ रहा है, 10 पाई बाई एन डिवाइड बाई 1 बाई एन है ये। तो 1 बाई एन है तो पाई से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड कर देंगे, या पाई को यहाँ अंदर ले लेंगे, इस वाले पाई को। तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर आ गया ये, और पाई बाई एन आ गया। तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 आर 10 एक्स डिवाइड बाई एक्स, वी आर एक्सटेंडिंग टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो वहाँ से आ जाएगा हमारा। एक्स जो मैंने पाई बाई एन को एक्स मान लिया, तो अगर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो एक्स टेंडिंग टू 0 होगा। ये हमें लिमिट पता ही होती है, 10x बाई एक्स की लिमिट 1 आती है। ठीक है, तो ये जो केस है, ये कौन सा, इस केस में क्या बन जाएगा? ये सर्कल बन जाएगा। अगर इनफाइनाइट वो हो गया आपके, तो सर्कल ही बन जाएगा एक तरह का। तो दोनों से आ रहा है, देखो मैथमेटिकली भी आ रहा है और कॉन्सेप्चुअली भी सेम आंसर आ रहा है। क्लियर हुई बात ये? यस सर तो ये सब चीज़ें ना रिलेटेड हैं आपस में। अगर आप सही से करोगे तो आंसर आना चाहिए सही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वो करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है
यहाँ तक तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को किसी क्वेश्चन में? ओके। कल तो टेस्ट में आपके रोटेशन वगैरह भी आ रहा है। पढ़ रहे हो आप लोग 11th क्लास? साथ में नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हो? यस, ये देखो एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है, इसमें कि आई करंट फ्लो कर रहा है। इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर इज दिस, ये इनफाइनाइट है। यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है, एक कंडक्टर ए बी is placed where C is the ACB is placed, C is the midpoint। तो ये कंडक्टर है, इसका ये मिड पॉइंट है। और कंडक्टर एक करंट कैरिंग रॉड, ये भी कंडक्टिंग रॉड है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे रखा हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि इस वायर को, अच्छा ये वायर क्या करेगी, मूव करेगी, रोटेट करेगी कि दोनों करेगी? ये जो दोनों ए बी ACB है, क्या करेगी? दोनों करेगी। यस सर। ओके, सब लोग एग्री हैं दोनों चीजें करेगी है? यस सर। ठीक है। तो अगर मेरे को मान लो चाहता हूँ ये मूव ना करे, तो मैं कहीं से इसे पकड़ के हिंज कर दूँ तो मूव नहीं करेगी। मैंने इसका ट्रांसलेशनल मोशन रोक सकता हूँ, मैं कहीं पे भी हिंज कर दूँ, ए पे कर दूँ, सी पे कर दूँ, बी पे कर दूँ, कहीं पे भी कर दूँ, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन तो रुक जाएगा, रोटेशनल मोशन हो सकता है ना रुके, है ना? यस सर। यस सर। ओके, अब ये कह रहा है कि ऐसी जगह से हिंज करना है मुझे ताकि रोटेशन भी रुक जाए। तो कहाँ पे हिंज करूँ? ए पे करूँ, सी पे करूँ, बी पे करूँ, या ए और सी के बीच में करूँ? बीच मतलब कहीं पे भी करूँ, समवेयर बिटवीन ए एंड सी या समवेयर बिटवीन सी एंड बी। तो ये आपको बताना है, वेयर शुड आई हिंज द दिस थिंग कंडक्टर so that it will not do the rotational motion। आई एम सेइंग फिक्स, हिंज बोलो या फिक्स बोलो, घूमेगा नहीं तो फिक्स ही होगा, फिक्स। So that it does not rotate। कहाँ पे हिंज करें? ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाली इसने क्योंकि वैल्यू नहीं दी हुई। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। सर रोटेट क्यों करेगा एक बार बता दीजिए। रोटेट क्यों करेगा? रोटेट इसलिए करेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा यहाँ पे वो ज़्यादा होगा और यहाँ पे थोड़ा कम होगा। दूर जाते जाओगे तो फोर्स घटता जाएगा आपका, है ना? यस। फोर्स कम होता जाएगा। तो अगर फोर्स डिफरेंट है हर पॉइंट पे तो ये पॉइंट ज़्यादा एक्सेलेरेट करेगा, ये वाला कम करेगा, तो ये घूमने भी लगेगा, चलने भी लगेगा। तो ये रॉड थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगी, हो सकता है, यस। है ना? इसलिए रोटेट भी कर रही है और आगे भी चल रही है, दोनों हो रहा है इसमें। तो हम चाहते हैं कि ये रोटेट ना करे। सर यहाँ पे हम वो निकालेंगे, सेंटर ऑफ फोर्स निकाल लेंगे। हाँ, तो ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, आप बताओ। इसमें ए ऑप्शन तो लिखा है ए पे और सी पे, ये तो लग नहीं रहा मुझे ए पे। बी ऑप्शन में बोल रहा है कि मान लो सी पे, सी सर ए ऑप्शन एंड सी बोल के रहा बीच में है, होना चाहिए। सी पे बोल रहा है समवेयर बिटवीन बी एंड सी, और फिर बोल रहा है ए एंड सी बिटवीन। ए एंड सी के बीच में होना चाहिए, टॉर्क 0 सर ए एंड सी के बीच में।
क्या आ रहा है? समवेयर बिटवीन बी एंड सी, ए एंड सी। यस सर। यस सर। ओके। तो यहाँ पे आपका फोर्स जो है वो ऐसे कुछ है, और वो फोर्स कम होते होते इतना हो जाएगा। तो आप चाहते हैं वहाँ पे हिंज करेंगे जहाँ पे दोनों तरफ से बराबर टॉर्क आए। तो बराबर टॉर्क आने के लिए वो पॉइंट यहाँ पे तो नहीं सकता मिड में। अगर मिड में देखूँ तो मिड में क्या होगा, यहाँ फोर्स, बड़े बड़े फोर्स लग रहे होंगे और यहाँ छोटे फोर्स लग रहे होंगे। तो दोनों का टॉर्क बराबर हो सकता है दोनों साइड का? नो सर। नहीं हो सकता। तो मुझे थोड़ा सा इधर को आना पड़ेगा। जब मैं इधर को आऊँगा तो मेरे को थोड़ा सा इधर, यहाँ इस पॉइंट पे आऊँगा मान लो, तो हो सकता है कि इधर वाले फोर्स का टॉर्क, यहाँ ज़्यादा फोर्स आ गया इस साइड को, राइट हैंड साइड पे, तो इनको बैलेंस कर दें। तो यहाँ कहीं पे हो सकता है कि मैं हिंज करूँ उसे बिटवीन ए एंड सी पे, यहाँ कहीं पे। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? सर एक बार और बता दीजिए। यहाँ पे देखो फोर्स आपका जो इस वायर पे लग रहा है, ओहो, ऐसे लग रहा है ना। यहाँ थोड़ा कम लगेगा, यहाँ पे थोड़ा और कम लगेगा, यस सर। ऐसे लगेगा है ना। यहाँ पे फोर्स और कम होगा, यहाँ बहुत कम, यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा। तो जब मैं मान लो मिड पॉइंट लेता हूँ, मिड पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालता हूँ, तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मान लो मैं एक फोर्स यहाँ से लेता हूँ और इक्वल डिस्टेंस पे एक फोर्स इस तरफ लेता हूँ, तो कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा? ये वाला। यस सर। इसका टॉर्क कैसे आएगा इसके अबाउट? क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा इस वाले फोर्स का? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और इस वाले का? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। बराबर होंगे दोनों या ज़्यादा होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज ज़्यादा होगा। क्लॉकवाइज ज़्यादा होगा है ना। ऐसे जब मैं दूसरे का लूँगा तब भी क्लॉकवाइज ज़्यादा आएगा। यस तो मैं जब नेट टॉर्क लूँगा यहाँ पे, तो कौन सा टॉर्क आएगा? नेट टॉर्क यहाँ पे क्लॉकवाइज आएगा। यस तो अगर मैं यहाँ पे हिंज करता तो क्या होगा? कैसे घूमने लगेगा ये? सर। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। तो यहाँ पे तो हिंज करके काम नहीं चला है मेरा, थोड़ा लेफ्ट जाना होगा। तो मुझे लेफ्ट जाना पड़ेगा ताकि मैं टॉर्क बराबर कर पाऊँ दोनों। ओके सर। ठीक है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आप लोग कर लेना। हाँ भैया। अगर मिलेगा तो अब हो गया क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक तो सर क्लियर। इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कैसे निकाल सकते हैं? एग्जैक्ट पोजीशन कैसे निकाल सकते हैं? वही लेना पड़ेगा आपको, एक पॉइंट मानना पड़ेगा, उस फिर इंटीग्रेशन वगैरह करके दोनों तरफ बराबर करना पड़ेगा उससे, पॉइंट से। सर फोर्स का सेंटर ले लेंगे। या फोर्स का सेंटर ले लो। इसमें फोर्स आपका जो वेरी कर रहा है, कैसे वेरी करेगा यहाँ पे, लेकिन मुश्किल होगा सेंटर निकालना काफ़ी, क्योंकि आपका फोर्स ऐसे वेरी कर रहा होगा ना। ये तो लीनियरली वेरी कर रहा होगा, ये तो लीनियरली वेरी करेगा तब निकाल लोगे सेंटर। ऐसा क्वेश्चन सर फ्लूइड मैकेनिक्स में भी होता था, पर वहाँ पे लीनियर वेरी कर रहा था। डैम में लगाते हैं ना। डैम में लगाते हैं तो आपका लीनियर वेरिएशन में क्या होता है? लीनियर में तो आप निकाल लोगे इजीली। ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल यस का, सर। और एक स्क्वायर का ले लो, फिर उसका या टोटल का ले लो एक साथ, तो वहाँ तो निकाल सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे वेरी करेगा फिर इंटीग्रेशन वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं। इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा। यहाँ पे तो आप कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इसका जो फोर्स होगा, इतने फोर्स का सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले फोर्स का सेंटर यहाँ पे आएगा h/3 पे। तो फिर नेट सेंटर दोनों का निकालोगे तो यहाँ कहीं आ जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा वैल्यू। लेकिन यहाँ पे डिफिकल्ट है, यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, बस मैं 1 मिनट का टाइम दीजिए आप मुझे। क्वेश्चन अभी मैंने देखा था, कहाँ चला गया?
चलो मैं लिख देता हूँ इसका आंसर, फिर मिलेगा तो आपको मैं वो कर दूंगा टेलीग्राम पे, ऐसे पे लिख दूंगा मैं भी, लिख टेलीग्राम पे भेजने से पहले। ये एक शीट है इनफाइनाइट शीट है ये, एंड इट कैरीज करंट इन इनवर्ड डायरेक्शन, उसमें से करंट है। ये इनफाइनाइट है शीट। आपको यहाँ पे x डिस्टेंस पे या d डिस्टेंस पे, ये थिन शीट है, d डिस्टेंस पे यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B की, यहाँ पे आपको निकालना है। करंट डेंसिटी यहाँ पे J दे रखी होगी, वो पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ तो मैं उस पर लिख के दे दूंगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह का यूज होगा क्योंकि ये अलग अलग वायर की तरह बिहेव करेंगे सारे करंट, तो वहां से आपको। किसका क्वेश्चन है? आई डोंट रिमेम्बर, ये आई थिंक एरोडो में भी है मेरे ख्याल से, और मैंने ख्याल से मैंने जो लास्ट टाइम देखा था फिटजी के पैकेज में देखा था। और एरोडो में होगा तो क्वेश्चन में बता देना। ठीक है, अगर एरोडो को तो क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है। चलिए मैं कोई पीडीएफ सेंड करता हूँ, उसमें लिख दूंगा मैं पूरा क्वेश्चन। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।